जय हिंद। आज हम बात कर लेते हैं क्लास 10th का बहुपद जो चैप्टर पोलिनोमियल चल रहे थे। इस एक्सरसाइज केसी सिन्हा का जो चला रहे थे, केसी सिन्हा का जो बात हो रहा था, तो चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स केसी सिन्हा जो बुक क्लास 10 का चल रहा था, उसमें से हम पहला क्लास में हमने बहुपद के बारे में, चर अचर संख्या के बारे में और बहुपद चर अचर बता चुके थे और बहुपद का प्रकार बता चुके थे। आज हम कुछ बात करते हैं बहुपद में शून्यांकों की संख्या की बात करते हैं, एक घातीय बहुपद की बात करते हैं, द्विघातीय बहुपद की बात करते हैं, त्रिघातीय बहुपद की बात करते हैं। चलिए हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। सबसे पहला बात आप लोग को देखेंगे, ध्यान देंगे, ठीक है। आज हम यहाँ पर बात करते हैं कि बहुपद में शून्यांकों की संख्या। देखो लिखेंगे बहुपद में शून्यांकों की संख्या। बहुपद में शून्यांकों की संख्या। आइए, बहुपद में हमने शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, कौन सा बहुपद में कितना शून्यांक होगा, इसके बारे में हमको आपको समझना है। तो सबसे पहले बहुपद में शून्यांकों की संख्या की बात होगी। देखो यहाँ पर दो तरह से बात होगी। पहला होगा कि घात के आधार पर और दूसरा होगा आलेख के आधार पर। आलेख के आधार पर शून्यांकों की संख्या और घात के आधार पर शून्यांकों की संख्या देखेंगे। तो सबसे हम पहले बात करेंगे यहाँ घात के आधार पर। घात के आधार पर, घात के आधार पर आइए हम घात के आधार पर शून्यांकों की संख्या देखेंगे। तो घात के आधार पर शून्यांकों की संख्या, सबसे पहला यहाँ पर अगर एक घातीय आती है, कोई भी बहुपद में जितना घात होगा, दिए गए बहुपद में अधिकतम जो घात होगा वही शून्यांक की संख्या कहलाएगी। यानी यहां पर कह सकते हैं कि दिए गए बहुपद में अधिकतम पावर यानी घात ही शून्यांकों या हलों की संख्या होगी, ठीक है। यानी आपको दिए गए बहुपद में अधिकतम जो घात होगा वही उसका शून्यांक होगा। यानी मान लिया जाए एग्जाम्पल में, देखो 2x स्क्वायर प्लस 5 है, इसमें कितना शून्यांक है, तो इसका शून्यांक की बात करता है, तो इसका शून्यांक की बात करेगा तो शून्यांक आपको यहाँ पर 2 हो जाएगा। अगला हम बहुपद की बात करते हैं 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9, अधिकतम कितना हो जाएगा, अधिकतम जो शून्यांक होगा, अधिकतम जो घात होगा वो कितना होगा, तो इसमें 2 होगा। इसके बाद अगर तीसरा देखते हैं 3x पर पावर 5 प्लस 6y प्लस 17। अब यहाँ पर शून्यांक की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यांक की संख्या कितनी हो जाएगी, तो सबसे ज्यादा पावर 5 है। तो यानी आपको घात के आधार पर शून्यांक की संख्या पता कर सकते हैं कि कोई भी बहुपद में कितना शून्यांक की संख्या होगी, उसकी संख्या तो घात के आधार पर एक होता है। कोई भी बहुपद कितना घात है वही उसका शून्यांक है। अगर द्विघातीय बहुपद है तो 2 शून्यांक होगा, त्रिघातीय बहुपद है तो 3 शून्यांक होगा, 4 घातीय बहुपद है 4 शून्यांक होगा, 5 घातीय बहुपद है 5 शून्यांक होगा। यहाँ पर हम 4 नंबर की बात करते हैं, जैसे x प्लस 6, x पर पावर 7 माइनस छो नहीं, यहाँ पर 4x स्क्वायर प्लस 10
अब इसमें कहेगा कितना शून्यांक है, सबसे ज्यादा शून्यांक 7 है, तो इसका शून्यांकों की संख्या, हलों की संख्या 7 हो जाएगी। तो सबसे पहले शून्यांक की संख्या यानी हल की संख्या निकालना हो तो आपको जितना घातीय बहुपद है उतना हल की संख्या होगी। यहाँ पर द्विघातीय है, द्विघातीय है, 5 घातीय है, 7 घातीय है। तो इस प्रकार से आपको कोई भी बहुपद है और उस बहुपद में अगर घात की संख्या पूछता है तो आप आसान से बता देना कि जितना घात के आधार पर अगर देखा जाए। अब देखो दूसरा है, अब दूसरा क्या है, आलेख के आधार पर। चलिए आलेख के आधार पर, तो कोई भी बहुपद है, आलेख के आधार पर कोई भी बहुपद है और उस बहुपद में आपको घातों अधिक शून्यांकों की संख्या यानी हल की संख्या पूछेगा कि कितना हल है, तो आपको घात के आधार पर या आलेख के आधार पर, घात के आधार पर या आलेख के आधार पर आप बता सकते हैं। चलिएगा सबसे पहले तो हम लोग यहाँ चलते हैं आलेख के आधार आलेख के आधार पर। तो कोई भी बहुपद है, कोई भी बहुपद दिया रहेगा तो उस बहुपद का आलेख देख के बता देना कि कौन सा घातीय बहुपद है। कोई भी बहुपद दिया रहेगा, आलेख दिया रहेगा, तो इसको पहले समझेंगे कि यदि यहाँ पर देख लेना कि यदि आलेख दिया रहे तो यदि आलेख दिया रहे तो कोई आलेख दिया रहे तो रेखा या वक्र एक्स अक्ष को जितना बार प्रतिच्छेद करती है तो उसकी संख्या उसकी संख्या को हलों की संख्या कहलाती है। हलों की क्या कहलाती है, संख्या कहलाती है। कहता है यदि आलेख दिया रहे तो रेखा या वक्र एक सच को जितना बार प्रतिच्छेद करती है उसकी संख्या को हल की संख्या कहलाता है। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर उदाहरण में हम देखते हैं, उदाहरण में अगर कोई है, अगर ये हमारा आलेख है, इस पर अगर एक सच को अगर कोई रेखा एक बार काटा, समझ लो हल की संख्या कितना होगी, हल की संख्या 1 होगी। अगर कोई आलेख है एक सच, तो ये देखो क्या है, सरल रेखा है, एगो क्या हम लेते हैं, वक्र लेते हैं। अब ये हमारा देख लेना आलेख है, एक सच को एक जगह काटा, एक सच को देखना यहाँ पर काटा, यहाँ पर काटा, यहाँ पर 3 जगह, तो इसका हल की संख्या 3। अब देखिएगा हमने तो शून्यांकों की संख्या तो बता चुके हैं। अब शून्यांकों की संख्या के बाद अब हम बात करते हैं एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद का कंडीशन समझते हैं कि घातीय बहुपद में क्या, एक बार तो हम इसकी परिभाषा बता चुके हैं, लेकिन अब thोड़ा सा इसमें विशेष था क्योंकि इस पर ऑब्जेक्टिव उठाता है। तो देखिएगा एक घातीय बहुपद का लिखेंगे, एक घातीय बहुपद। आइए इस घातीय बहुपद में हम समझते हैं कि घातीय बहुपद में कौन कौन सा कंडीशन है। पहला इसका आएगा मानक रूप आएगा, पहला ऑब्जेक्टिव पूछेगा। अगर एक घातीय बहुपद है उससे अगर ऑब्जेक्टिव उठाता है तो पहला ऑब्जेक्टिव आएगा इसका मानक रूप, ठीक है। तो कहेगा इसका मानक रूप क्या है, मानक रूप पूछेगा, ठीक है। तो मानक रूप होता है ax प्लस b, यही इसका क्या होता है, मानक रूप होता है। पहला ऑब्जेक्टिव यही उठाया, एक घातीय बहुपद का मानक रूप होता है ax प्लस b होता है। अब यहाँ से दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या पूछेगा,
किसको और किस नाम से जानते हैं? तो रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद के नाम से। दूसरा ऑब्जेक्टिव। तीसरा अगर इससे बात पूछेगा, तीसरा ऑब्जेक्टिव इससे अगर उठाएगा तो तीसरा पूछेगा इसका आलेख। इसका पूछेगा कि आलेख क्या होगा? तो इसका आलेख जो होता है वो सरल रेखा में होता है। कैसा होता है? तो इसका आलेख जो होगा वो सरल रेखा में होता है। कैसा होता है? इसका आलेख हमेशा का हमेशा सरल रेखा में होता है। इस बात को ध्यान, ठीक है। तो चलिए इसका आलेख तो सरल रेखा में होता है। अब यहाँ पर दूसरी बात करते हैं, सोच समझिएगा। इसका एक और प्रश्न पूछेगा कि हल की संख्या, हल या मूलों की संख्या, मूलों की संख्या, अगर इसकी संख्या की बात करता है तो इसका संख्या कितना होगा? तो 1 होगा। तो पहला प्रश्न से 4 प्रश्न पूछेगा। पहला पूछेगा मानक रूप क्या होता है, दूसरा पूछेगा रैखिक बहुपद क्या होता है, तीसरा पूछेगा आलेख सरल रेखा होता है, और चौथा हल या मूल की संख्या पूछेगा। 4 प्रश्न इसके ऑब्जेक्टिव इससे पूछेगा। हल की संख्या, मूलों की संख्या या आलेख पूछेगा कि इसका आलेख मतलब इसका ग्राफ पूछेगा कैसा होता है। अब रही बात है इसमें, देखिएगा इसका उदाहरण में कैसे रहता है। तो मान लिया इसका कोई बहुपद है, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं 2x + 5। ये हमारा देखिएगा एक घातीय बहुपद है, क्योंकि पावर 1 है, इसे हम लोग रैखिक बहुपद कहेंगे। ये जो रैखिक बहुपद होता है ना, इसमें से अगर a की मान करता है तो देखो x के बगल वाला a होता है, तो a का मान 2 हो गया, b का मान 5 हो गया। कोई दूसरा हो गया 7x - 6, तब यहाँ से a का वैल्यू 7 हो गया, b का वैल्यू -6। कोई तीसरा बहुपद दे दिया जाए 3x - 4 दे दिया जाए, तो 3x - 1/2, a = 3 हो गया, b = -1/2। इस प्रकार से हमारा जो बहुपद है, इस बहुपद से a और b ये आसानी से आप लोग जवाब दे सकते हैं। तो ये हमारा रैखिक बहुपद है, ये हमारा रैखिक बहुपद है। इस रैखिक बहुपद को हम लोग क्या कर सकते हैं? तो इसका मानक रूप आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, हल की संख्या 1 होगा, रैखिक बहुपद कहते हैं, इसका मानक रूप होता है। अब कहेंगे इसमें बताइएगा, उदाहरण देकर बताइए 2x + 5, 7x - 6, 3x - 1/2 है। यहाँ से a b का वैल्यू, निकालो, इसका क्या होगा? तो a और b का वैल्यू निकल जाएगा, a और b का वैल्यू निकल जाएगा, a और b का वैल्यू आप निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको बस इससे यही इतना चीज पूछेगा, आप ज्यादा नहीं पूछेगा। एक घातीय बहुपद। अब हम बात करते हैं किससे करते हैं? तो द्विघातीय बहुपद से। देखते हैं कि द्विघातीय बहुपद में क्या होता है। चलिए अब यहां पर हम बात करते हैं कि द्विघातीय बहुपद। अब आइए द्विघातीय बहुपद है तो इससे कितना प्रश्न पूछेगा इस बात को। तो इससे जो प्रश्न पूछेगा इसमें 3 गो ऑब्जेक्टिव पूछेगा। पहला ऑब्जेक्टिव पूछेगा इसका मानक रूप, मानक इसका रूप पूछेगा, ax² + bx + c। इसका ये मानक रूप पूछेगा, ax² + bx + c इसका मानक रूप पूछेगा। दूसरा इससे पूछेगा कि इसका आलेख क्या है, इसका आलेख क्या है वो समझना। तो आलेख का मतलब होता है, इसका जो आलेख होती है उस आलेख को हम लोग क्या कहेंगे? तो परवलय होता है। परवलय, परवलय का मतलब होता है कि पाराबोला, पाराबोला। इसका आलेख कैसा होता है? पाराबोला होता है, परवलय होता है, ठीक है। तो इसका आलेख कैसा होता है? पाराबोला, परवलय होता है। मानक रूप क्या होता है? ax² + bx + c होता है, परवलय होता है आलेख। तीसरा इसका प्रश्न पूछेगा, तीसरा इसका पूछेगा ना कि इसका बताओ हलों की संख्या या मूलों की संख्या। मूलों की यानी कहेगा या हलों की संख्या, मतलब x का हल करने पर की संख्या।
तो बताओ इसमें द्विघातीय बहुपद है, इसमें कितना हल होगा? तो 2 हल होगा। कितना हल होगा? तो 2 हल होगा। हलों की संख्या या मूलों की संख्या पूछेगा तो कितना बताइएगा? 2 बताइएगा। तो एक बात समझ में आ गया कि द्विघातीय बहुपद का मानक रूप क्या होता है? ax² + bx + c होता है। आलेख कैसा होता है? परवलय होता है। परवलय का मतलब देखिएगा U आकार का होगा। इसको आलेख इसका देखिएगा, इसका जो आलेख होता है U आकार का होगा, या ऐसे होगा, या ऐसे होगा, या ऐसे। 4 तरह से हो सकता है। तो इसका आलेख कितने तरह से हो सकता है? तो 4 तरह से हो सकता है। ठीक है, आलेख कई तरह से हो सकता है? 4। ठीक है, तो जब भी आलेख पूछे परवलय होता है, पाराबोला होता है। अब परवलय पाराबोला हम लोग कर देंगे, हलों या मूलों की संख्या 2 कर देंगे। अब इसका अगला हमारा जो बात आएगा, आज से क्या प्रश्न आएगा? तो नहीं, अधिकतम मूलों की संख्या, परवलय, मानक। ठीक है, अब यहाँ पर एक नया ऑब्जेक्ट बात आएगा, जो नया हम लोग देखेंगे। इसी द्विघातीय संबंधित है। द्विघातीय 3 ऑब्जेक्टिव उठाएगा। सब्जेक्टिव को समझते हैं कि सब्जेक्टिव में और कुछ बात है, ये सब सारा का सारा थ्योरी बात हम बता रहे हैं, ये सब आप लोग लिखिएगा। तो एक और बात आएगा कि द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपदों की शून्याङ्कों एवं गुणांकों में संबंध। आइएगा, कोई द्विघातीय बहुपद है, उसका शून्याङ्क और गुणांक में क्या संबंध? हर एक चीज, जैसे मोबाइल और सिम में क्या संबंध है, चार्जर मोबाइल में क्या संबंध है, उसी प्रकार अगर कोई द्विघातीय बहुपद है तो उसका शून्याङ्क और गुणांक में क्या संबंध है। तो सबसे पहले इस बात को समझना कि आखिर शून्याङ्क क्या होता है और गुणांक क्या होता है। शून्याङ्क क्या होता है और गुणांक क्या होता है, तो हम पहले शून्याङ्क समझेंगे, दूसरा हम गुणांक समझेंगे। ठीक है, हम पहला समझेंगे वर्ड को, शून्याङ्क समझेंगे, और दूसरा वर्ड को हम गुणांक समझेंगे। ठीक है, शून्याङ्क और गुणांक के बीच को हम संबंध को समझते हैं, और आइए उसके संबंध को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हमको संबंध देखना है। तो पहले यहाँ पर देख लेना कि कोई द्विघातीय समीकरण है ax + bx + c, ये हमारा कोई द्विघातीय बहुपद है। अब द्विघातीय बहुपद है, इसका शून्याङ्क क्या है? सबसे पहले हम समझेंगे कि इसका शून्याङ्क, दूसरा बात समझेंगे इसका गुणांक। शून्याङ्क और गुणांक क्या है और संबंध तब समझेंगे। तो यहाँ पर एक चीज हमको समझना है कि जो शून्याङ्क होता है, जो शून्याङ्क होता है, यहाँ पर जो समझेंगे वो शून्याङ्क। तो जो शून्याङ्क होता है वो शून्याङ्क कौन होता है? अल्फा तथा और बीटा होता है। अल्फा और बीटा इसका क्या होता है? शून्याङ्क होता है। अब रही बात अल्फा बीटा आता कहाँ से? तो कोई भी बहुपद दिया है, अगर उसको आप हल करते हैं, हल करने पर जो x का मान होता है वही उसका शून्याङ्क कहलाता है। ठीक है, अगर कोई द्विघातीय बहुपद है और अगर अल्फा बीटा कह रहा है उसका शून्याङ्क है, मतलब देख लेना कि बहुपद को हल करने पर जो मान आता है उसे शून्याङ्क कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? शून्याङ्क कहते हैं। यानी कोई भी बहुपद है, अब कोई भी बहुपद को हल करो, हल करने पर जो x का मान आता है वही उसका क्या कहलाता है? शून्याङ्क कहलाता है। कोई भी बहुपद दिया है
उस बहुपद को हल करो, जो हल करने पर जो मान प्राप्त होता है वही मान को हम लोग शून्यांक कहते हैं। अब रही बात है, दूसरा बात उठता है कि गुणांक क्या है। गुणांक क्या है वो चीज समझते हैं। गुणांक जो होता है x के बगल में जो संख्या होती है वही उसका गुणांक होता है। देखो स्क्वायर के बगल में यानी a होगा, इसका b होगा, इसका c होगा। a b और क्या होता है c होगा। a और b और क्या होगा c होगा। अब यहाँ पर समझते हैं कि a जो है ना वो x स्क्वायर के बगल का है, b जो है x के बगल का है, और ये जो c है इसे हम लोग अचर पद कहेंगे। कौन पद कहेंगे? अचर पद। तो यहाँ से हमको समझ में आ गया कि कोई द्विघातीय बहुपद दिया रहेगा, अल्फा बीटा इसका शून्यांक है, ए बी सी इसका गुणांक है। ए बी सी का मान कैसे प्राप्त होता है ये आपको पता चलेगा। अभी संबंध क्या पता चला? तो नहीं सर, संबंध कैसे पता चलेगा? तो चलिए हम संबंध अब आपको बताते हैं कि संबंध क्या होता है। तो जानते हो द्विघातीय बहुपद में दो संबंध होते हैं। द्विघातीय बहुपद में क्या संबंध होती है? दो। स्किप नहीं करिएगा, अच्छा से समझिएगा। तो द्विघातीय बहुपद में दो संबंध होती है। क्या संबंध होता है? तो दो संबंध होता है। जब कोई द्विघातीय बहुपद दिया हो तो उसका दो संबंध होता है। आप लोग कमेंट करिएगा कि सर संबंध को आप डायरेक्ट बता रहे हैं, क्या इसे साबित करके बता सकते हैं? तो हाँ, साबित करके भी बता सकते हैं, लेकिन आप लोग पहले कमेंट करिएगा तब हम बताएंगे, अन्यथा नहीं बताएंगे। हम आपको संबंध बता देंगे कि कैसे संबंध होती है। तो इसका दो संबंध होता है। पहला जो इसका संबंध है वो देख लेना। पहला होता है कि शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग क्या होता है? माइनस शून्यांकों का देखो जो योग होता है वो क्या होता है? सो एक्स स्क्वायर का शून्यांकों का जो योग होता है वो क्या होता है समझिएगा। एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, गुणांक होता है, और बटा में अचर पर एक्स एक। देखो इसका गुणांक जो होता है माइनस एक्स का गुणांक और बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ठीक है, एक्स का गुणांक माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। अब समझना कि आखिर एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, सो समझना। ठीक है, एक्स का गुणांक और अब ये पहला संबंध होती है शून्यांकों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब शून्यांक कौन है सो बताना। शून्यांक को हम लोग अल्फा बीटा कहते हैं। शून्यांक को हम लोग क्या कहते हैं? अल्फा बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। शून्यांक का जो योग होता है वो अल्फा प्लस बीटा होता है, और एक्स का गुणांक बता एक्स का गुणांक बी होता है, तो माइनस बी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन होता है? ए होता है, तो माइनस बी बटा ए होता है। ये माइनस बी बटा ए होता है, माइनस बी बटा ए होता है। तो ध्यान रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा, इधर देखना शून्यांक है, इधर देखना गुणांक है। अल्फा बीटा शून्यांक है, ए बी सी गुणांक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है, माइनस बी बटा
ए होता है, ये पहला संबंध है और किसके बीच है? शून्यांकों और पूर्णांकों के बीच संबंध है। दूसरा संबंध होती है शून्यांकों और शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। अब इसका क्या है? सो सुनना, शून्यांकों का गुणनफल का होता है, क्या होता है? अब देखो, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है? अचर पर, क्या होता है? अचर पर और बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का क्या होता है? गुणांक होता है। शून्यांकों का जो योग होता है, शून्यांकों का जो योग गुणनफल होता है वह चर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुना। शून्यांकों का गुणनफल मतलब अल्फा गुना बीटा। अल्फा अचर पद कौन है? अचर पद सी है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, तो अल्फा गुना बीटा बराबर सी बटा ए। अल्फा गुना बीटा बराबर सी बटा ए। तो यहाँ पर दो संबंध है, यहाँ पर द्विघातीय बहुपद का दो संबंध होती है, शून्यांकों का योग और शून्यांकों का। ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा शून्यांकों का योग माइनस बी बटा ए, शून्यांकों का गुणनफल सी बटा ए। माइनस बी बटा ए सी बटा ए, माइनस बी बटा ए सी बटा। अब रही बात है सर इसको क्यों आप बनाएं, वो जब हम हिसाब हल करेंगे ना तब तो आपको पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ध्यान रखना कि द्विघातीय बहुपद में शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल दो होता है और शून्यांक और गुणांक के बीच संबंध होता है। तो इस प्रकार से इसका 3 ऑब्जेक्टिव मिल सकता है। इससे आपको हिसाब बनाया जाएगा जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। चलिए हम इसका अगला बात करते हैं। अब हम बात करते हैं त्रिघातीय बहुपद पर। अब हम बात करते हैं त्रिघातीय बहुपद, उसमें क्या कंडीशन होता है। अब देखिएगा त्रिघातीय बहुपद। अब हमारा बात आएगा कि त्रिघातीय बहुपद क्या होता है। ठीक है, त्रिघातीय बहुपद क्या होता है सो समझिए। देखो यहाँ पर लिखेंगे त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद समझते हैं क्या कि त्रिघातीय बहुपद क्या होती है। सबसे पहले समझते हैं त्रिघातीय बहुपद का वैसा बहुपद जिसमें 3 पावर हो, तो अधिकतम 3 घात हो, त्रिघातीय हो। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पूछता, पहला ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा कि इसका मानक रूप पूछेगा। मानक रूप क्या होता है त्रिघातीय? तो मानक जो रूप होता है ना होता है ए एक्स क्यू होता है, बी एक्स स्क्वायर होता है, सी एक्स प्लस डी होता है। त्रिघातीय बहुपद का मानक रूप होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये आपको त्रिघातीय बहुपद का होगा। ठीक है, ये त्रिघातीय बहुपद का मानक रूप होता है। आपसे ऑब्जेक्टिव में रहेगा, इस बात को ध्यान में आपको सजाया हुआ रहेगा, आप पहचानेगा कि कौन त्रिघातीय बहुपद है। अब इसका दूसरा बात होता है, दूसरा होता है कि इसका आलेख कैसा होता है। आलेख का मतलब होता है ग्राफ। आलेख का मतलब होता है ग्राफ। तो इसका ग्राफ जो होता है इसका जो त्रिघातीय बहुपद का जो ग्राफ होता है वो हाइपरबोला होता है, अति परवलय। त्रिघातीय बहुपद का जो होता है ना अति परवलय होता है। ठीक है, इसको देखिएगा अति परवलय, अति परवलय। ठीक है, अति परवलय। तो त्रिघातीय बहुपद का आलेख पूछेगा, अति परवलय। मानक रूप पूछेगा, तो मानक रूप ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। अब एक चीज और यहाँ पर पूछेगा कि त्रिघातीय बहुपद में हलों की संख्या, हलों यानी मूलों की संख्या की आपसे संख्या पूछेगा
किसकी संख्या क्या होगी। तो इसमें अधिकतम 3 पावर है तो 3 हल होगा। अधिकतम 3 पावर है तो 3 हल होगा, इस बात को ध्यान रखना। अधिकतम कितना 3 पावर है तो 3 हल होगा। अधिकतम 3 पावर है तो 3 हल होगा, इस बात को ध्यान रखना। चलिए अब यहाँ पर एक चीज और समझना है, क्या त्रिघातीय बहुपद का मानक रूप समझ में आ गया? तो कुछ एक दो उदाहरण से हम समझते हैं। तो देखना त्रिघातीय बहुपद में जैसे उदाहरण क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे 2x³ प्लस 6x² प्लस 7x माइनस 9, ये आपका त्रिघातीय बहुपद है। यहाँ पर से a का वैल्यू 2 होगा, b का वैल्यू 6 होगा, c का वैल्यू 7 होगा और d का वैल्यू कितना हो जाएगा, d का वैल्यू -9 होगा। इस प्रकार से आपको कोई भी बहुपद दिया रहे तो इस बहुपद से आप लोग त्रिघातीय है a b c d निकाल लेना, a b c d निकाल लेना। इसका दूसरा दिया रहेगा 7x³ प्लस 6x² माइनस प्लस 9x प्लस 10। यहाँ से a बराबर आपको 7 है, b बराबर आपको 6 है, c बराबर को 9 है और d बराबर आपको 10 है। इस प्रकार से अगर कोई त्रिघातीय बहुपद है, उस त्रिघातीय बहुपद में a b c का मान d का मान निकाल लेना। ये त्रिघातीय बहुपद का देखो x³ के बगल a होगा, स्क्वायर के बगल का b होगा, जिसमें कुछ नहीं और d है, c है, x के बगल का c है, अचर पद को d कहते हैं। अति परवल है, हलों की संख्या 3 होती है। त्रिघातीय बहुपद का 2 गो हमने उदाहरण ले चुके हैं। हमारा 2 गो उदाहरण, पहला उदाहरण और दूसरा उदाहरण इस प्रकार से हो चुका। अब रही बात है, क्या त्रिघातीय बहुपद जो होती है इसमें भी शून्यांक और गुणांक के बीच संबंध होता है क्या? तो हाँ, त्रिघातीय बहुपद में भी शून्यांक और गुणांक के बीच संबंध होता है। त्रिघातीय बहुपद में भी शून्यांक और गुणांक के बीच संबंध होता है। तो चलते हैं त्रिघातीय बहुपद में शून्यांक और गुणांक के बीच संबंध की जानकारी लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर हम बात लिखेंगे कि त्रिघातीय बहुपद के शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच संबंध। अगर कोई त्रिघातीय बहुपद है तो उस त्रिघातीय बहुपद में क्या कोई संबंध है? त्रिघातीय बहुपद में के शून्यांक और गुणांक के बीच संबंध की बात करता है, क्या इसका कोई संबंध होता है? तो हाँ, त्रिघातीय बहुपद में शून्यांक और गुणांक के बीच क्या होता है? संबंध होता है। त्रिघातीय बहुपद में शून्यांक और गुणांक के बीच संबंध होता है। तो त्रिघातीय बहुपद है, उसका शून्यांक कौन होगा, गुणांक कौन होगा, संबंध कैसे होगा? 3 संबंध होता है, सोच सकते। मान लिया यहाँ पर देख लेना, त्रिघातीय बहुपद है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये हमारा कोई त्रिघातीय बहुपद है cx, ये त्रिघातीय बहुपद है, ठीक है। अब इस त्रिघातीय बहुपद में सबसे पहले समझेंगे, क्या इसका शून्यांक होता है क्या? हाँ, इसका शून्यांक होता है। शून्यांक अल्फा, बीटा और तथा अल्फा,
बीटा और तथा गामा, अल्फा और बीटा होता है, अल्फा बीटा तथा गामा 3 को होता है। अब अगर त्रिघातीय बहुपद अल्फा बीटा इसका शून्याङ्क वो आता कहाँ से, तो त्रिघातीय बहुपद को हल करो और हल करने पर जिसका मान प्राप्त होता है उसी को हम एगो का अल्फा मानेंगे, एगो बीटा मानेंगे, वो गामा मानेंगे, क्योंकि त्रिघातीय बहुपद में 3 हल होगा। त्रिघातीय बहुपद में 3 हल होगा और तीनों हल में एगो का अल्फा मान लो, एगो बीटा मान लो, एगो गामा मान लो, एगो का अल्फा मान लो, एगो बीटा मान लो, एगो गामा मान लो और तीनों को हल करो, वही इसका मान। ठीक है, तो हल करने पर अच्छा गुणांक कौन है तो सो बताइए। तो गुणांक जो होता है ना वो कौन होता है, त्रिघातीय बहुपद है, इसमें ए बी सी डी इसका गुणांक कहलाता है। क्या क्या कहलाता है इसको देख लेंगे। तो इसका ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। ए बी सी डी वो गुणांक होता है। अब रही बात है कि ए बी सी कहाँ से मिलती है, एक्स क्यू के बगल का ए, स्क्वायर का बगल का बी, एक्स का बगल का सी, अचर पद को डी कहते हैं। त्रिघातीय बहुपद दिया रहेगा, अल्फा बीटा गामा को हम लोग शून्याङ्क कहते हैं, ए बी सी डी को हम लोग गुणांक कहते हैं, ए बी सी डी को हम लोग गुणांक कहते हैं, अल्फा बीटा गामा को हम लोग शून्याङ्क कहते हैं। तो इस बात को समझ लेना कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर शून्याङ्क हो गया और गुणांक, इतना आपको पता चल गया। अल्फा बीटा गामा को हम लोग शून्याङ्क कहेंगे और ए बी सी डी को क्या कहेंगे, गुणांक। ये दोनों मिलकर एक सूत्र बनता है, उसी को संबंध कहते हैं। संबंध पहला होता है, शॉर्टकट थोड़ा लिख लेते हैं, संबंध जो यूज होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी शून्याङ्कों का योग बोलेंगे, शून्याङ्कों का योग बोलेंगे। इसका सूत्र होता है माइनस बी बटा ए, एक संबंध ए हुआ, एक संबंध ए हुआ। इसमें आप लोग को पूछेगा कि त्रिघातीय बहुपद के शून्याङ्कों का योग बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। दूसरा आपसे पूछेगा शून्याङ्क दो शून्याङ्क के अल्फा बीटा फिर बीटा गामा और गामा अल्फा, दो शून्याङ्क के गुणनफल का योग पूछेगा। तो इसका बोलिएगा माइनस बी बटा ए और सी बटा ए। तो ए वो हमारा ई आ गया। तो इस प्रकार से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा शून्याङ्कों का योग और दो शून्याङ्क के गुणनफल का योग, दो शून्याङ्क के गुणनफल का योग। तीसरा क्या होता है, तीसरा होगा कि अल्फा गुना बीटा गुना गामा बराबर सी माइनस डी बटा ए होता है, बी सी और डी। तो इस प्रकार से हमारा तीनों शून्याङ्क आ चुका है, इस प्रकार से हमारा तीनों संबंध आ चुका है। पहला संबंध है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा सी बटा ए, अल्फा गुना बीटा गुना गामा माइनस डी बटा ए। ये शून्याङ्कों का योग है, दो शून्याङ्क के गुणनफल का योग है और ये तीनों शून्याङ्क के गुणनफल है। तो ये डायरेक्ट प्रश्न पूछता है आप लोग का द्विघातीय में भी बता, त्रिघातीय का ऑब्जेक्टिव देख लेना, इसका त्रिघातीय का उदाहरण देख लेना, इसका संबंध देख लेना। इस प्रकार से एक घातीय बहुपद का हम ऑब्जेक्टिव बता चुके, द्विघातीय बहुपद का ऑब्जेक्टिव बता चुके, त्रिघातीय बहुपद का हम ऑब्जेक्टिव बता चुके। अब हम आप लोग को बताएंगे दो टॉपिक का है उसके बारे में बताएंगे। एक हमारा और बात है कि यदि द्विघातीय बहुपद दिया रहे, द्विघातीय बहुपद
द्विघातीय बहुपद के शून्यांक दिया रहे, यदि द्विघातीय बहुपद का शून्यांक दिया रहे, चलो द्विघातीय बहुपद का हम लोग शून्यांक दिया रहे, तो अब द्विघातीय बहुपद का शून्यांक दिया रहे मतलब अल्फा बीटा दिया रहे, तो बहुपद निकल, तो बहुपद बराबर, तो समझना, जैसे देखो मान लिया जाए यहां पर, माना कि शून्यांक बराबर देखो तो द्विघातीय बहुपद, हमको अगर द्विघातीय बहुपद का शून्यांक दिया रहे तो द्विघातीय बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा, क्या होता है सो समझना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फा गुना बीटा, यही होता है द्विघातीय बहुपद निकालने का सूत्र होता है। क्या होता है, अगर द्विघातीय बहुपद का शून्यांक दिया रहे तो बहुपद निकालने का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा गुना बीटा, जहां अल्फा बीटा क्या है, इसका शून्यांक दिया रहेगा। एक ये होता है, एक पॉइंट हमारा क्या छूटा हुआ है कि त्रिघातीय बहुपद। अब आता हमारा एक और पॉइंट है कि त्रिघातीय बहुपद का शून्यांक दिया रहे तो त्रिघातीय बहुपद अब निकालने का क्या हो गया, सो बदले। अगर त्रिघातीय बहुपद का शून्यांक दिया रहे, शून्यांक का मतलब होता है अल्फा बीटा और गामा दिया रहे, तो बहुपद निकालने का सूत्र होता है एक्स क्यूब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, फिर क्या हो गया प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा एक्स और माइनस अल्फा गुना बीटा गुना गामा होता है। ये आपको त्रिघातीय बहुपद निकालने का क्या है, सूत्र है। ये आपको त्रिघातीय बहुपद त्रिघातीय बहुपद निकालने का फॉर्मूला है। ये क्या है, त्रिघातीय बहुपद निकालने का फॉर्मूला है। अगर आपको त्रिघातीय बहुपद का शून्यांक दिया रहे तो एक्स क्यूब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, इस प्रकार से अल्फा बीटा गामा होता है, गामा अल्फा और यहाँ पर एक्स होगा और इस प्रकार से आप निकाल सकते। तो अब आपको हमने बहुपद का जो थ्योरी था, हमने बहुपद का प्रकार, बहुपद, चर, अचर, सारे कंडीशन बहुपद की प्रकार बता चुके। घात के आधार पर, पद के आधार पर, चर के आधार पर बहुपद के बताने के बाद हमने आगे बढ़े। एक घातीय बहुपद क्या होता है उसमें ऑब्जेक्टिव क्या होता है, द्विघातीय बहुपद क्या होता है उसका ऑब्जेक्टिव बता चुके। त्रिघातीय बहुपद क्या होता है उसमें जो भी प्रश्न हो चुका है और उसका संबंध बता चुके। आज हम बात कर लिए फिर द्विघातीय बहुपद निकालने का सूत्र, त्रिघातीय बहुपद निकालने का सूत्र क्या होता है, इस बात को ध्यान रखना। अब हम अगला जो हमारा जो क्लास चलेगा उसमें एक्सरसाइज 2.1 शुरू कर देंगे। 2.1 शुरू कर देंगे, 2.2 भी शुरू कर देंगे, इस बात को ध्यान। तो अच्छे से पढ़िए,
फेयर कॉपी बनाते जाइए। किसी भी तरह से दिक्कत होगा आप लोग कमेंट जरूर करना। और यह जो है केसी सिन्हा 100% श्योर हूबहू केसी सिन्हा का हिसाब बताएंगे। तो वीडियो अच्छा लगेगा शेयर दोस्तों लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और फिर कल मिलते हैं।